हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम एक नया अध्याय नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम जो है आप देख रहे हैं, शो कर रहा है यहाँ, जनन स्वास्थ्य। इसका मैं मतलब आपको बता दूं कि प्रजनन की क्रिया में भाग लेने के लिए, है ना, शरीर का स्वस्थ होना अनिवार्य है। और इसी टॉपिक के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आइए आपको बता दूं इसका जो सामान्य रूप से परिचय है किस प्रकार से दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि जो मानसिक, सामाजिक और भौतिक रूप से विकृत विहीन व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। मानसिक रूप से वह सही होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी सही होना चाहिए तथा बाहरी रूप से भी वह सही होना चाहिए। उसमें कोई ऐसी कमी नज़र नहीं आनी चाहिए, तभी वह क्या होगा, स्वस्थ व्यक्ति होगा। मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थता का निर्णय करना एक रूप से कठिन कार्य है। यह सही बात है कि मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को पहचानना कठिन कार्य है। इस कारण सामान्यतः शारीरिक रूप से विकृत विहीन व्यक्ति को ही स्वस्थ व्यक्ति कह देते हैं हम लोग, है ना। कि मानसिक और सामाजिक रूप से तो हम किसी को पहचान नहीं पाते, लेकिन शरीर की जो विकृति है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह स्वस्थ है या स्वस्थ नहीं है। ठीक है। बीमारी स्वास्थ्य के ठीक विपरीत वाली स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति मानसिक रूप से व शारीरिक दृष्टि से विकृति हो जाती है। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, बीमारी वह दशा है जिसमें जीव संरचना तथा कार्यात्मक रूप से विकृति उत्पन्न होती है ना। जीवों की जो संरचना है, जिस आकार से बने हुए हैं, जिन कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, उनकी जो कार्यात्मक इकाई है ना, उनकी कार्य करने की क्षमताओं में विकृति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। जब किसी जीव में बीमारी लगती है तब उसकी संरचनात्मक, कार्यात्मक अनियमितता के कारण उसमें शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देना शुरू होते हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा। इन लक्षणों को उस बीमारी का लक्षण ही कहा जाता है। ठीक है। कुछ कार्य में कुछ अलग विपरीत परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको, है ना। इन्हीं लक्षणों के आधार पर जीवों की बीमारियों को क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे कहा जाता है। ठीक है। इसी के माध्यम से हमें समझने को मिलता है कि इस बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं, है ना। कौन सा बीमारी के लक्षण क्या होने चाहिए, हमें वहीं से पता चलता है। ठीक है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर व्यक्ति स्वस्थ नज़र आ रहा है, विकृति उत्पन्न नहीं है उसमें, तो वह व्यक्ति स्वस्थ है। ठीक है। आइए अब मैं बता दूं कि जो प्रजनन स्वास्थ्य का जो महत्व है वो किस प्रकार होना चाहिए। प्रजनन के लिए स्वस्थ होना किस प्रकार इम्पोर्टेंट्स है उसको जानते हैं। तो पहला जो पॉइंट कहता है कि स्वस्थ प्रजनन स्वास्थ्य हेतु पुरुष स्त्री दोनों को जागरूक करता है। ठीक है। जागरूक ये लानी जरूरी है कि स्वस्थ शरीर के साथ प्रजनन की क्रिया होनी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। दूसरा, प्रजनन की उम्र में व्यक्ति को उर्वरता नियंत्रण की जो वृद्धियों की प्रति जागरूकता करनी चाहिए। एक एक लिमिट्स होती है ना। अपनी पीढ़ी को बढ़ाने का एक लिमिट्स होता है। प्रजनन की उम्र में व्यक्ति आतिर्भाव होकर, है ना, नियंत्रण खो बैठता है, जिससे जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है। तीसरा पॉइंट, प्रजनन अंग की स्वस्थता बनाए रखने संबंधित जानकारी भी देना चाहिए। ठीक है। और इनके अध्ययन से प्रजनन मार्ग के संक्रमण और लैंगिक रूप से संचारित की
जानकारी भी प्राप्त होना चाहिए। ये मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान से देखते रहिए। इनके अध्ययन से परिवार को नियोजन करने की जानकारी भी प्राप्त होनी चाहिए, हम दो हमारे दो, जिससे बच्चों के पालन पोषण में शिक्षा संबंधित जो संस्थान हैं उसमें जुटा पाने में उसको क्या हो, आसानी हो, सुविधा हो। परिवार तभी क्या होगी, खुशहाल बने रहेंगी। अगला जो पॉइंट है वह कहता है कि रोग की जानकारी होते ही त्वरित उपचार कराने में आसानी हो जाती है। जब आपको किसी रोग की भनक लग जाती है, पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को यह रोग है, तब आप उसको क्या कीजिए, तुरंत ही उपचार कराइए। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी जो समस्या क्या है, प्रजनन स्वास्थ्य में कार्य नीतियाँ क्या होती हैं, क्या समस्याएं उठती हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रजनन के लिए जो स्वास्थ्य होना चाहिए, शरीर का जो मेंटेनेंस होना चाहिए, है ना, उसमें लोग लापरवाही करते हैं, इसलिए उसमें कुछ समस्याएं, कार्य नीति में कुछ परिवर्तनें होती हैं, है ना। कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, किस प्रकार से होती हैं आपको बताता हूँ। कि देखिए, पहला क्या कहता है कि टैबू, भारतवर्ष में धर्म, परंपराएं, सामाजिक व्यवस्थाएं इस प्रकार की हैं कि बच्चों को प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान आवश्यकता के अनुरूप नहीं दिया जाता, है ना। सही कहा है। जिन बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए, उन्हें ज्ञान नहीं दिया जाता है। समय पूर्व विवाह कर देना, बच्चों का विवाह यौनावस्था में पहुंचते ही कर दिया जाता है ना। ये सही बात नहीं है, जिससे उनका शरीर स्वस्थ नहीं हो पाता है ना। उस संतान को ग्रहण करने की या गर्भधारण करने की जो एक शारीरिक उम्र होती है वह कम हो जाती है। बच्चों जैसे माता पिता, बाल विवाह के परिणाम स्वरूप बच्चे होने पर माता पिता बच्चों जैसे ही होते हैं, है ना। बच्चे की बालकावस्था में, बाल्यावस्था में अगर बच्चे का विवाह कर दिया जाए और उसके संतान हो जाते हैं तो उसकी जो समझ होगी वह उस बच्चे के समान होगी जो बच्चा अभी जन्म लिया है। ठीक है। इस तरीके से उसका जो मानसिक स्थिति होता है वह कमज़ोर हो जाता है। भविष्य, विवाह के पश्चात पति पत्नी आगे अध्ययन नहीं कर पाते, यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। कम उम्र में उनकी जब विवाह कर देते हैं तो उनकी जो अध्ययन है आगे रुक जाती है, गृहस्थी में बन जाते हैं। दोनों का जो भविष्य होता है अंधकारमय हो जाता है। विशेषकर औरतें ज़्यादा प्रभावित होती हैं। मुख्य रूप से जो औरतें हैं, है ना, औरत हैं, उनको प्रभाव इसका ज़्यादा झेलना पड़ता है। वे खाना इन गृहस्थी जीवन में अपना सारा जिंदगी व्यतीत कर लेते हैं। कम उम्र की महिला, कम उम्र की जो महिला होगी, है ना, कम उम्र की महिला, कम उम्र की विवाहित महिला शारीरिक रूप से गर्भधारण करने तथा उसका समुचित पोषण करने में क्या होती है, असमर्थ होती है, असमर्थ होती है। ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है वह कुरूपता है। ठीक है। कुरूपता, समय पूर्व जब बच्चों की विवाह कर दिया जाता है ना, समय से पहले विवाह कर दिया जाता है तो जो जन्म लेता है बच्चा वह कुरूप हो जाता है। उसका रूप रंग बहुत ही अनोखा, कहने का मतलब विकृति से भरा पड़ा होता है। माता एवं शिशु की मृत्यु दर किस प्रकार से होती है, देखिए। कम उम्र में विवाह करने पर दोनों की जान की खतरा होती है। माता और शिशु की मृत्यु अधिक होने की संभावना बढ़ जाती है ना। अगला जो पॉइंट कहता है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य किस प्रकार से होता है। लोगों को प्रजनन अंगों और व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधित जानकारी कम होती है। ठीक है। प्रजनन अंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए और स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, किस प्रकार से स्वस्थ रहें, उसकी कम जानकारी प्राप्त होती है। इसके कारण लैंगिक रूप से जो संचारित होने वाले रोग हैं
एसटीडी, है ना, ये एड्स जो कहते हैं हम, वे क्या होते हैं, फैल जाते हैं, है ना, फैलने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला जो पॉइंट क्या कहता है कि महिलाओं का जो स्वास्थ्य होता है ना, महिलाएं कमज़ोर, रक्त अल्पता वाली हो जाती हैं। जब कम उम्र में महिलाओं की, हाँ, लड़कियों की शादी कर दी जाती है तो उनमें जो ब्लड होती है वह कमी होने लगती है, ठीक है, जिससे कई बीमारियां आ जाती हैं। अब देखिए अंतिम जो हमारा पॉइंट है वो क्या कहता है कि जनसंख्या की वृद्धि होती है। कम उम्र में जब विवाह किया जाता है तो वह जनसंख्या को वृद्धि को क्या करता है, बढ़ावा देता है। प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित अज्ञानता के कारण जनसंख्या वृद्धि होती है। उसे प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित कोई ऐसी जानकारी ही प्राप्त नहीं होती है, वह पढ़ा ही नहीं है, अध्ययन ही नहीं किया है, इसलिए वह जानकारी नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए जनसंख्या की वृद्धि होती ही रहती है ना, ठीक है। अब हम उसके पढ़ते हैं क्या, कार्य नीतियाँ। कार्य नीतियाँ किस प्रकार से होती हैं, आइए देखते हैं। भारत वर्ष विश्व का एक प्रथम राष्ट्र है जहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना एवं कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है ना। भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित जानकारी को प्रदान करने के लिए, है ना, उस लक्ष्य को सामने लाने के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस हेतु सर्वप्रथम 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, है ना। प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित जो जानकारी प्रदान करने के लिए 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया था, जिसका समय समय पर मूल्यांकन भी किया जा रहा था। सन 1977 में इससे संबंधित एक अत्यधिक व्यापक कार्यक्रम, इसी से रिलेटेड एक कार्यक्रम रखा गया, जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। इससे संबंधित क्या कार्यक्रम था, जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, RCH की प्रारंभिक किया गया, ठीक है। इस प्रकार से प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित बातों को बताने के लिए, जानकारी भेजने के लिए, है ना, जानकारी को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया था। तो प्रजनन रूप से जो स्वास्थ्य समाज को एक स्वस्थ बनाता है ना, उसे सुविधाजनक प्रोत्साहन दिए जाते हैं जो निम्न रूप से होते हैं। पहला किस प्रकार से है, देखिए, जागरूकता संबंधी उपाय। जागरूकता संबंधी उपाय किस प्रकार से होगा कि सरकारी संगठन श्रव्य, दृश्य एवं मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी गैर सरकारी संगठन जनता के मध्य प्रजनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता लाने के उपाय कर रहे हैं। सरकारी संगठन, है ना, सरकार की तरफ से श्रव्य माइक सिस्टम से, दृश्य कुछ ऐसे पोस्टर लगाए जाएं, मुद्रित रूप से, है ना, इस तरीके से गैर सरकारी हो या सरकारी हो, इन संगठनों को तैयार किया गया जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। बड़ों की भूमिका किस प्रकार से होनी चाहिए, प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम में संबंधित जो जानकारियां होती हैं वो नौजवान एवं जनता तक प्रसारित करने के लिए माता पिता को, अन्य निकट संबंधित शिक्षक को, मित्रगणों की भूमिका अदा करनी चाहिए, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से हम और आप जानते हैं कि हम तक जो ज्ञान पहुंचते हैं हमारे गुरु हमें प्रदान करते हैं या हमारे से जो बड़े होते हैं, है ना, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जिन व्यक्तियों तक, है ना, जिन जिन लोगों तक यह जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है, प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम रखकर हम उन नौजवानों, है ना, जनता तक, माता पिता एवं संबंधी जन
तथा अपने दोस्त यार मित्र गणों से की मदद से क्या कर सकते हैं, उनको जानकारी प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। यौन शिक्षा किस प्रकार से होगी? यौन शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए? विद्यालयों में यौन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है ताकि युवाओं की जो यौन संबंधी विभिन्न पहलू पर उनको जानकारी क्या हो सके, प्राप्त हो सके, है ना। और कुछ इसके बारे में जो फैली भ्रांतियां हैं, है ना, कुछ भ्रम है, उन धारणाओं को हटाया जा सके, उससे लोगों को छुटकारा प्राप्त हो सके। परिवार नियोजन संबंधी जानकारी कैसे देंगे? जनता को प्रजनन अंग, किशोरावस्था एवं उससे संबंधित जो परिवर्तन है, जैसे सुरक्षित यौन संबंध हो और यौन संचारित रोग, एड्स एवं परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में हमको क्या करना चाहिए? जानकारी प्रदान करना चाहिए। अनियंत्रित जनसंख्या, एक जनसंख्या को एक लिमिट देनी चाहिए, है ना। जिस प्रकार कहा गया है कि हम दो हमारे दो, उस नीति को अपनाना चाहिए ताकि जनसंख्या एक निम्न स्तर पर बना रहे, मीन्स एक लिमिट पर बना रहे, ताकि खपत कम हो और उन बच्चों को भविष्य क्या कर सकें, हम उज्जवल कर सकें। ठीक है। जनसंख्या में लगातार अनियंत्रित वृद्धि के कारण होने वाली जो समस्या उत्पन्न होगी वह सामाजिक उत्पीड़न, जैसे यौन शोषण होता है ना, यौन संबंधित अपराध होंगे। जनसंख्या की वृद्धि होगी तो ऑटोमेटिकली ये तो होना ही है ना। ये इसलिए हमें क्या करना है कि अनियंत्रित जो जनसंख्या है उसको एक लिमिट देनी होगी। ठीक है। जागरूकता लाने की आवश्यकता है जिससे ये जो अनियमित जो जनसंख्या है उसे नियमित किया जा सके, नियंत्रित कर सकते हैं हम, है ना। इसके लिए हमारा जो मुख्य कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि समाज तक इन बातों को पहुंचाया जाए। अगला पॉइंट है सामाजिक कुरीतियाँ, जैसे यौन दुर्व्यसन एवं यौन संबंधित जो अपराध होते हैं समाज के प्रजननात्मक रूप से अव्यवस्था, अस्वास्थ्य सदस्यों को कारण होता है। जो इस तरीके से संबंधित जो कारण होते हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं और समाज में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अस्वस्थ होते हैं, जिनका शरीर अस्वस्थ होता है। अतः प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी सही रूप से प्रसारित किया जाना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि मजबूत संरचनात्मक ढांचा होना चाहिए। मजबूत संरचनात्मक ढांचा होना चाहिए, एक ढाल होना चाहिए। प्रजनन स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु विभिन्न कार्यक्रमों या कार्य योजनाओं की सफलतापूर्वक क्रियान्वित उसको आगे बढ़ाने हेतु मजबूत संरचनाओं, व्यावसायिक विशेषताओं, प्राप्त जो पर्याप्त भौतिक संसाधन हैं उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है। जैसे सगर्भता, प्रसव, यौन संचारित जो रोग हैं, गर्भपात होना या गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना, या ऋतुस्राव संबंधी जो समस्याएं हैं, बांझपन की जो समस्या है, उनका हमें क्या करना चाहिए? चिकित्सकीय उपाय करने चाहिए, जिससे हमें उन समस्याओं से क्या लड़ सकते हैं, है ना। हम उन समस्याओं से क्या कर सकते हैं जी? लड़ सकते हैं। ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है देख लीजिए, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, एमनियोसेंटेसिस, अभी हम पढ़ेंगे एमनियोसेंटेसिस एवं सोनोग्राफी द्वारा लिंग परीक्षण कर बढ़ते हुए मादा भ्रूण की जो हत्या पर कानूनी रोक हेतु लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है। इन सिस्टमों से पेट में पल रहे जो बच्चे हैं, गर्भ में पल रहे जो बच्चे हैं, उनसे पता कर लिया जाता था कि यह
होने वाला जो संतान है वह लड़की है या लड़का है ना, तो उससे उनकी हत्या हो जाती थी, इसलिए इसे कानूनी रूप से बंद कर दिया गया है। विवाह योग्य उम्र, विवाह योग्य उम्र, हमारे देश में विवाह हेतु पुरुषों की जो न्यूनतम उम्र होती है वह 21 वर्ष होती और महिलाओं की न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष की होती है। बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, बाल विवाह करना ही नहीं है ना। इस प्रतिबंध को सही रूप से अपनाना चाहिए, है ना। आज भी अगर कहीं होते हैं तो उन्हें रोकना चाहिए ताकि ऐसी समस्याएं सामने खड़ी ना हो। अनुसंधान, गर्भ निरोधन के उन्नत प्रणालियों में सतत अनुसंधान जारी है। सहेली नामक, है ना, गर्भ निरोधक गोली की खोज लखनऊ के केंद्रीय औषधिक अनुसंधान ने की थी। ठीक है, यह गोली पूर्णतः स्टीरॉइड्स विहीन है, जिसमें स्टीरॉइड मौजूद नहीं होता, जिसे सप्ताह में केवल एक बार लेना होता है। ये जो अनुसंधान है उन्होंने गर्भ निरोधन में कुछ उन्नतियां की हैं, जिसमें एक सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली होती है ना, सहेली नामक एक गर्भ निरोधक गोली होती है। ठीक है, जिससे गर्भ क्या होती है, गर्भ निरोधन की जो समस्या होती है वह समाप्त हो जाती है। आज के क्लास में बस इतना ही। हम अगले क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, एक नया टॉपिक एमनियोसेंटेसिस के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।